नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक जो ज्वलंत और विशेष मुद्दा पर बात करने वाला हूं। हाल ही में अभी पिछले 25-26 दिनों से आप सुन रहे हैं कि एग्रीकल्चर बिल 2020 जिसको हम कहते हैं फार्म बिल 2020, इस पर किसानों की ओर से बहुत ही विरोध हो रहा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि क्या है कृषि कानून जो अभी मोदी सरकार द्वारा देश के किसानों के हित में है, ऐसे करके वे बोल रहे, बट किसान इसको मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि ये जो बिल लाया गया है, ये बिल हमारे लिए काला कानून की तरह है, काला बिल की तरह है, जिसको हम मानने को तैयार नहीं है। एक्चुअली में जो बिल लाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उनका कोशिश यही है बार बार बताने का कि ये जो बिल है किसानों के हित में है। तो आज हम जानते हैं कि ये बिल कितना कारगर है किसानों के लिए, या किसानों के लिए कितना नुकसानदायक है। तो दोस्तों, मैं भी एक किसान हूँ और किसान के नाते कोशिश करूँगा कि ये बिल को मैं थोड़ा समझ सकूं या थोड़ा आपको इस बिल के संदर्भ में जानकारी दे सकूं। तो जो कृषि बिल 2020 है, वो जून में अध्यादेश के द्वारा गवर्नमेंट ने आनन फानन में, जब पूरा देश में लॉकडाउन था, और उस टाइम ये बिल को अध्यादेश के माध्यम से लाया गया और बाद में उसको सितंबर में लोकसभा और राज्य सभा में लाकर एक तरफा पारित कर दिया गया। वो भी कोई भी किसान संगठनों और कोई भी विपक्षी दलों से बिना सलाह मशवरा किए। तो देखते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर बिल है, एग्रीकल्चर बिल में मुख्यतः 3 बिल है। एक तो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रोडक्शन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, जिसको हम कहेंगे कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक। एंड नंबर दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, नाम बढ़िया है, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। और जो लास्ट जो बिल है एग्रीकल्चर का, वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है, वो आवश्यक वस्तु अधिनियम। तो इन तीनों बिलों को आज हम समझेंगे, बट उस तीनों बिलों को समझने के पहले हमको जो भारत के जो कुछ डेमोग्राफिक पोजीशंस को हमको देखना पड़ेगा। तो जैसे दोस्तों आप जानते हैं, भारत गांव का देश है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। और यदि हम आंकड़ों की बात करें तो नियर अबाउट 72% पॉपुलेशन गांव में बसती है, जबकि 28% पॉपुलेशन शहरों में बसती है। मतलब भारत को गांव का देश इसीलिए कहा गया है कि भारत में लगभग 72% जो आबादी है वो रूरल एरियाज में निवास करती है, या ग्रामीण जनसंख्या जिसको हम कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर फार्मर्स की बात करूँ तो पूरे जो देश में ये रूरल एरियाज में अधिकतर फार्मर्स है। मतलब जो गाँव की जो जान है, वो उसका जो जान है वो कृषि पर है। और लगभग कृषि क्षेत्र में लगभग 14 करोड़ 60 लाख किसान अपने खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। कितना? 14 करोड़ 7 लाख किसान हमारे देश में हैं। और इन 14 करोड़ 60 लाख किसानों में भी दोस्तों कि अगर हम लैंड होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बात करें, तो अगर हम देखेंगे यहाँ लैंड होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो नियर अबाउट अगर हम 2015 के जो एग्रीकल्चर सेंसस है उसके अकॉर्डिंग टू बात करें, तो उस सेंसस में कहा गया है कि 86% जो ऐसे किसान हैं जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाले किसान हैं, जिसको हम कहते हैं सीमांत काश्तकार, जिसको हम कहते हैं सीमांत काश्तकार, और जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है।
यानी अगर पूरे हम हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर सिस्टम की बात करें तो पूरे देश में 2 हेक्टर से कम अर्थात 5 एकड़ से कम भूमि वाले लगभग 86% किसान हैं। और इन जो 86% किसानों की बात करें हम 5 एकड़ से कम, तो इनमें से भी ऐसे किसान जिनके पास लगभग 1 हेक्टर के आसपास ही ज़मीन है, ऐसे किसानों की संख्या हिंदुस्तान में लगभग 2/3 है। मतलब कि ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से भी नीचे ज़मीन है, ऐसे किसानों की संख्या 86% है। और उसमें से भी अधिकतर किसान ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टर के आसपास ही ज़मीन है, मतलब 2.5 एकड़ के आसपास वाले ज़मीन वाले किसानों की जो संख्या है वो 2/3 है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो 2 हेक्टर से नीचे वाले, अब 2 हेक्टर से लेकर जो 5 हेक्टर तक, 2 हेक्टर से लेके 5 हेक्टर तक के जो ज़मीन वाले किसान हैं या भूमि वाले किसान हैं, उनकी संख्या लगभग 13.5% है। और मात्र 0.5% किसानों के पास ही लगभग जो ऐसे किसान हैं जो बड़े किसान माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि किसान के बीच में इतना इस बिल को लेकर आशंकाएं क्यों हैं। अगर आपने ये आंकड़ा देखा तो इन आंकड़ों के आधार पे ही किसान आंदोलित है, क्योंकि आपको पता है कि एक संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या का जो बड़ा तबका है किसानों का, वो मार्जिनल किसान है जिनके पास बहुत सीमित खेती है, और जो उन खेतियों को करते हैं तो उनका उद्देश्य केवल और केवल उदर निर्वाह का है। हिंदुस्तान में थोड़ा बहुत फसल होता है और उनमें से उस फसलों में से बड़ा हिस्सा वो अपने खाने को रखता है, अपने परिवार के पालन के लिए रखता है, और कुछ बचा हुआ माल वो मार्केट में बेच लेता है। तो मार्केट में बेचे, चाहे वो गवर्नमेंट मंडियों में बेचे, जिसको हम कहते हैं एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के पास बेचता है, जिसमें गवर्नमेंट एमएसपी देती है या एमएसपी कोडिंग करती है। तो सारा मसला इसी पर डिपेंड है, एमएसपी। अब एमएसपी क्या है इसको हमको जानना होगा। तो एमएसपी का होता है मार्जिनल सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आप सब जानते हैं कि किसान आलू उगाता है, किसान भट्टा उगाता है, किसान टमाटो प्रोडक्शन करता है, किसान राइस प्रोडक्ट करता है, किसान व्हीट प्रोडक्शन करता है। तो सारे ये चीज़ें जब किसान प्रोडक्ट करता है, बट उसको कीमत निर्धारण का हक नहीं है। वो चावल तो उत्पादित कर रहा है, वो गेहूं तो उत्पादित कर रहा है, मगर अपना गेहूं का मूल्य खुद नहीं तय कर सकता, उसका मूल्य वो व्यापारी तय कर रहे हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जब से हमारे देश में हरित क्रांति आई, तब से गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक प्रावधान गवर्नमेंट की ओर से किया गया है कि किसानों को उनके फसल का एक न्यूनतम कम से कम मूल्य उसको मिलना चाहिए, ताकि उसको शोषण न हो। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज मैं बात करूं तो लगभग 23 वस्तुओं पर, 23 वस्तुओं पर क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एमएसपी मिल रहा है। मगर ये केवल कागजी है। अगर हम पूरे हिंदुस्तान का एक सर्वे करें तो केवल और केवल पैडी और वीट, धान और गेहूं पर ही किसानों को एमएसपी मिलता है। बट अगर मैं यहाँ पर धान और वीट का भी उदाहरण लूँ तो ये जो हमने देखा 86% लोग सीमांत किसान है, मार्जिनल फार्मर्स है। तो यहाँ से भी लगभग 6 से 8% लोगों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार में मिल पाता है। कितना शोकांति का है, कितना ट्रेजेडी है कि वो अन्नदाता जो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, देश के लिए अपना खून पसीना बहाता है, और उसको समर्थन मूल्य भी ना मिले। कैसा शोकांति का है। क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों में पलटे तो सदियों से भारत एक खूबसूरत कृषि इकोनॉमी रहा है।
अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने तबाह किया कृषि इकोनॉमी को और अंग्रेज़ों के द्वारा लूट मचाया गया। आज़ादी के बाद भी किसानों की दशा और दिशा में आज बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। चाहती क्या है सरकार? सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे सरकारों की जो मंशा रही है वो किसानों को दबाने की रही है और इसीलिए किसान आज आशंकित है। सरकार चाहे कितना भी बोल दे कि ये कानून आपके लिए अच्छा है, ये कानून आपके लिए अच्छा है, मगर किसान अभी इस बात पर अड़ा हुआ है कि ये जो तीनों कानून वापस होना चाहिए या ये तीनों कानून हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा कानून चाहिए जो हमारे प्रोडक्शन को सपोर्ट करे या हमारे जो मिनिमम इनकम जो है या हमारी जो आय है उसको बढ़ाए। तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि ये 3 कानून पर। तो नंबर फर्स्ट है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक। तो ये विधेयक ये कहता है कि किसान अपना उत्पादित माल को, अपने कृषि माल को हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकता है और साथ साथ हिंदुस्तान के अलावा भी दूसरे देशों के में इजीली बिना रोक टोक के बेच सकता है। किसान भाइयों दोस्तों, आज भी तो किसान बेच रहा है ना अपने माल को। और जैसा कि मैंने बताया कि 86% लोग मार्जिनल किसान हैं। वो जैसे तैसे खेती में उतना ही उपज कर पाते हैं जितना उनको खाने को चाहिए। थोड़ा बहुत अगर बचता है तो वो मार्केट में बेचते हैं। तो भले ही ये कानून एक एप्रिसिएट कानून कहा जा सकता है, मगर मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि अगर महाराष्ट्र का किसान है और वो वहाँ पर प्याज उगा रहा है या टमाटो उगा रहा है तो वो दिल्ली के मार्केट में एक छोटा किसान तो बेचेगा नहीं। इसमें जो फ़ायदा होगा वो बड़े किसानों को ही होगा या जो बड़े व्यापारियों को ही होगा। तो इस कानून का औचित्य उतना बनता नहीं अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें या भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो। मगर बनेगा भी तो यहाँ पर क्या होगा, बड़े लोगों को या बड़े व्यापारियों को ज़्यादा फायदा होगा, छोटे किसानों को फ़ायदा कम होगा। नंबर दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस। ये जो दूसरा जो एक्ट है, दूसरा जो विधेयक है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बल दिया गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी क्या? तो आपको पता है कि हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग मार्जिनल किसान है या मार्जिनल जो कृषक है जिनके पास कम ज़मीन है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये बल देता है कि बहुत सारे किसानों को एक साथ करके कोई कंपनी के थ्रू या कोई उद्योगों के थ्रू या कोई बड़े पैसा वाले के थ्रू वो 100-200 किसानों को इकट्ठा करे और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करे और उनको बोला जाए कि हमें ये फसल की ज़रूरत है। जैसा यदि किसी को टमाटो सॉस तैयार करना है तो वो सारे किसानों को बोलेगा कि आप टमाटर उगाइए, हम उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पर हम परचेज कर लेंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस पर वो किसान जो तय कीमत पर उसको बेचने को तैयार होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यदि किसान और उस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और खुदा ना खास्ता कोई विवाद क्रिएट होता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होता है, तो ऐसे में उस पर कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? तो यहाँ शासन कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि वो केवल इसको एक सुलह बोर्ड के थ्रू कलेक्टर उसका निवारण करेगा या एसडीएम उसका निवारण करेगा। तो आपको पता है दोस्तों कि सरकारी मिशनरी कैसे काम करती है। यहाँ पर कम से कम किसानों को कोर्ट तक जाने की सुविधा होना चाहिए था। ये मेरे राय में, मैं एक किसान के राय में आपको बोलना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएंगे, देयर इज़ नो डाउट, यहाँ पर थोड़ा बहुत किसानों का फ़ायदा होगा, मगर यहाँ पर फ़ायदा से ज़्यादा घाटा होगा। क्योंकि जब किसान का उपज या किसान का फसल जब अपने पास आएगा तो वो तो ज़्यादा देर तक अपने पास टिका के नहीं रखेगा ना,
वो तो इन लोगों के ही गोडाउन में रखेगा। किसके गोडाउन में? जो बड़े लोग हैं या जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया जिस कंपनी ने, तो वो क्या करेगा, कम कीमतों में किसानों से फसल पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और अपना माल भरेगा। जब ऊंची कीमत होगी तो वही माल कंज्यूमर को आएंगे, तो यहाँ कंज्यूमर का भी घाटा है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। नंबर तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अभी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसको हम कहते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अभी तक कोई भी व्यापारी या कोई भी उद्योगपति जो हमारे आवश्यक वस्तुएं हैं उनको असीमित मात्रा में स्टोरेज करके नहीं रख सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि इससे कालाबाजारी, जमाखोरी जैसे बातों को बढ़ावा मिलती है और प्राइस बढ़ने का खतरा होता है, कीमत बढ़ने का खतरा होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया था। अब इस एक्ट में से जो हमारे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज, आलू जैसे जो आवश्यक वस्तुएं हैं, इसको निकाल के बाहर निकाल दिया गया है। मतलब अब जो इस बिल के अनुसार या इस बिल में जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार एक उद्योगपति, एक व्यापारी जितनी चाहे उतनी मात्रा में फसल को स्टोरेज करके रख सकता है। मतलब यहाँ क्या होगा कि कम कीमतों पे किसान से फसल खरीदा जाएगा जब फसल निकल जाएगा। और जनरली आप देखते हैं हिंदुस्तान के मार्केट्स में, भारत के मार्केट्स में जब भी जो कोई फसल निकलता है, तो जब भी कोई फसल निकलता है तो उस फसल की कीमत बहुत कम होती है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होता है उस समय में और उसके तुलना में डिमांड कम होने के कारण उसकी कीमत कम होती है। यहाँ पर क्या होगा, कम कीमतों में ये व्यापारी लोग सामान को खरीदेंगे और अपने गोडाउन में स्टॉक रख देंगे। होगा क्या कि जब डिमांड बढ़ेगा तब भी ये अपने वस्तु को डंप करके रखेंगे, अपने कमोडिटीज़ को व्यापारी लोग डंप करके रखेंगे। अभी हमारे पास माल नहीं है, जैसे जैसे कीमत बढ़ते जाएगा, अरे अभी अब हमारे पास माल है, सप्लाई करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक बात की डर है कि यहाँ पर किसानों का ही लूट नहीं होगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, तो यहाँ कंज्यूमर भी मरने वाला है, क्योंकि कंज्यूमर 10 का माल 20 में लेंगे। 2 रुपये केजी प्याज खरीदा जाता है किसानों से और वही 30 से 60 रुपये केजी में बेचा जाता है। ये आज का पोजीशन है। बट अगर ये हम हटा दे रहे हैं या हटा दिया गया है एसेंशियल गुड्स में, तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा, कि एसेंशियल गुड्स में हम जो ये जो विधेयक था, मतलब युद्ध और आपात को छोड़कर वो व्यापारी जब देश में युद्धकालीन परिस्थिति बन जाए या आपातकालीन बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, तो ऐसे 2 समय को छोड़कर वो व्यापारी चाहे जितनी मर्जी अपने अनाज, किसानों के अनाज को स्टोर करके रख सकता है या किसानों के अनाज को भंडारण करके रख सकता है। तो निश्चित है कि इसमें एक डर जरूर बनेगा किसानों के मन में कि कहीं आने वाले टाइम में कालाबाजारी तो ना हो और वो किसानों के साथ साथ कहीं जो अंतिम उपभोक्ता है, अंतिम कंज्यूमर है, उसके लिए तो कहीं घातक ना हो। क्योंकि आपने देखा था कि जब जियो आया दोस्तों, जियो आया तो हमारी जो सरकारी कंपनी थी BSNL, उसको गवर्नमेंट ने बंद नहीं करी, जियो ने फ्री में फुकट में बांटा। लो भाइयों, आप फ्री ऑफ कास्ट कॉलिंग करो, फ्री ऑफ कास्ट नेट चलाओ। एक निश्चित समय बाद वो फ्री ऑफ कास्ट का नेट और फ्री ऑफ कास्ट का कॉलिंग क्या हुआ, अभी आपका बजट गड़बड़ा रहा है, जेब ढीला हो रहा है, कीमतें बढ़ रहे हैं नेट पैक के, अमुक के तमुक के, और नेट तो वहीं गोल गोल घूम रहा है और साथ साथ हमारा भी गोल गोल घूम रहा है।
सरकार बोलती है किसान भ्रमित है। मैं बोलना चाहता हूँ कि सरकार किसान भ्रमित नहीं है, आप भ्रमित हो गए हैं। कहीं ना कहीं अगर हमारे भारत को ऊंचा उठाना है, भारतीय इकोनॉमी को ऊंचा उठाना है, तो जैसे कि हमने देखा कि 1950 के आसपास देश में लगभग 50% राष्ट्रीय आय का हिस्सा कृषि का हुआ करता था। आज वो 14% पर आके टिका है। फिर भी किसानों के महत्व को हम यहाँ पर कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, किसान पर ही पूरा देश निर्भर है। कोविड का प्रकोप हुआ दोस्तों, सारे उद्योग टूट गए, सारे जो व्यापार है ठप हो गए, मगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा सेक्टर था जिसने जान में जान डाल के उस समय में रखा। मतलब विपरीत परिस्थितियों में हमारा यदि साथ देगा तो वो है वो एग्रीकल्चर एरिया या एग्रीकल्चर जो क्षेत्र जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर्स, और इसको हम मना नहीं कर सकते, इसको हम मना नहीं कर सकते। अब इन सब के बीच में, ये तीनों बिल के बीच में पेच फंसा हुआ है एमएसपी का। आप डेली सुन रहे हैं एमएसपी चाहिए, एमएसपी चाहिए। गवर्नमेंट तो बोल रही है कि एमएसपी था, है और रहेगा, फिर भी किसान इसको मानने को तैयार नहीं है। तो एमएसपी क्या है? ये एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार निर्धारित करती है कि अमुक फसल पर हम इतना एमएसपी देंगे, अमुक फसल पर हम इतना एमएसपी देंगे। जैसा मैं अगर यहाँ धान का उदाहरण लूँ, पेंडी का उदाहरण लूँ, तो पेंडी पर लगभग 1868 रुपये का एमएसपी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। मतलब अगर उसको ये एपीएमसी के थ्रू गवर्नमेंट खरीद रही है तो उसको 1868 रुपये मिलेगा। और अगर वो खुले मार्केट में जाता है तो वही पेंडी का रेट अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, मगर ये जो रेट है अगर आप देखेंगे तो एकदम पाव तले जमीन खिसकने वाला रेट है। 1868 सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट जब वो प्राइवेट व्यापारियों को बेच रहा है तो अगर आप यूपी में चले जाए तो 1000 से 1200 रुपये, महाराष्ट्र में मैं आ जाऊँ तो 1400 के अंदर धान बिक रहा है। शासन का कहना है कि हमने एपीएमसी के पैरेलल में एक नया मंडी हमने किसानों को दिया है इस कानून के जरिए। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एपीएमसी तो गवर्नमेंट रेट पर खरीदी कर रही है, और उसमें से भी मात्र 6 से 8% किसान एपीएमसी में टोटल प्रोक्यूरमेंट को बेच पा रहे हैं या फसल को बेच पा रहे हैं। बाकी 92 से 94% फसल तो अपना मार्केट में ही बेच रहे हैं, खुले मार्केट में बेच रहे हैं, वही सस्ते दामों पर, औने पौने दामों पर। और उसके समांतर आपने एक नया व्यवस्था निर्माण कर दिया, और वहाँ पर एमएसपी का गारंटी नहीं है। मतलब वो व्यापारी जो चाहे वो भाव में उसको परचेस करेगा, वहाँ पर आप एमएसपी नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए किसान कहता है कि एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाना जरूरी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून में लाना जरूरी है। अभी तक एमएसपी कानून में नहीं है, और इसीलिए पूरे देश में लगभग 6 से 8% लोग ही एमएसपी का फ़ायदा ले रहे हैं। 94% लोग एमएसपी का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, और साले फसलों का पर भी एमएसपी नहीं है। आलू, और अगर हम सर्वे करें भारत में तो केवल 2 ही फसल है, गेहूं और धान, जिस पर 6 से 8% लोगों को एमएसपी मिल पाता है। बाकी फसल तो गवर्नमेंट भी एमएसपी पर नहीं खरीदती, जबकि 23 फसलों पर एमएसपी निर्धारित है। शासन ने खरीदना चाहिए 23 फसलें, मगर 23 फसलें ना खरीदते हुए 2 ही फसलें खरीदे। माना सरकार 2 ही फसलें खरीदो आप, मगर सारे किसानों का सारा फसल तो खरीदो। 6 से 8% लोगों का ही क्यों खरीदना चाहते हो आप? 6 से 8% लोगों का क्यों खरीदना चाहते हो? खरीदना है तो पूरे लोगों का खरीदो। और एक नया व्यवस्था दे रहे हैं आप विदाउट एमएसपी पर, बिना एमएसपी के। और इसीलिए किसान अड़ा हुआ है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी चाहिए, क्योंकि किसान तो अपना फसल का मूल्य निर्धारित नहीं करता है। एक पेन बनाने वाला भी कंपनी बोलता है कि ये अगर
पेन है, इसका 25 रुपये कीमत है, तो उस कंज्यूमर को देना होगा। मगर किसान तो फसल उगाता है ना, मगर वो तो कीमत अपना निर्धारित नहीं करता कि मेरा जो धान है या मेरा गेहूँ है या मेरा एप्पल है या मेरा टोमेटो है इस रेट पर बिकना चाहिए। उसका फसल निर्धारण करने का या कीमत निर्धारण करने का हक किसको है? व्यापारी को है। और इसीलिए किसान चाहता है कि मुझे मिनिमम कीमत तो मिले। वो एमआरपी का बात नहीं कर रहा है, वो एमआरपी का बात नहीं कर रहा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस का बात नहीं कर रहा है, वो एमएसपी का बात कर रहा है। और एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जब सरकार ने लाई तो उसका मंशा था कि किसानों का शोषण ना हो, किसानों का शोषण ना हो, इससे कम कीमत पर वो व्यापारी न खरीदे। और ऐसे समय में किसान वो सरकारी मंडियों में अपना एपीएमसी में अपना माल बेचे। मगर एपीएमसी भी असमर्थ हो, सारे किसानों को फसल न खरीदने के मूड में हो, तब किसान जाएगा कहाँ? किसानों को तो फसल बेचना है ना, तो वो तो व्यापारी के ही पास जाएगा ना। और व्यापारी तो मुंह फाड़ के भस्मासुर सुर की तरह पहले से ही तैयार है कि कब आए और कब इसका मैं शिकार कर लूं। और इसीलिए तो आज किसान पिछड़ा हुआ है। स्वामीनाथन आयोग ने क्या कहा था कि किसानों को अपने लागत से लगभग 50% मुनाफा मिलना चाहिए, C2+50। क्या मिल रहा है अभी तक? चाहे तत्कालीन सरकार हो, देश आज़ाद होने के बाद में, तो अब तक के सरकार ने C2+50 नहीं दिया है। और ढोल पीट कर छाती ठोक कर कहा है कि C2+50 हमने दे दी है। क्या मजाक है किसानों के साथ? कैसे कहेंगे हम जय जवान जय किसान? कैसा होगा हमारा देश सुजलाम सुफलाम? किसानों को जो मिलने वाला इनपुट्स है, चाहे खाद हो, बिजली हो, पानी हो, रासायनिक खाद हो, दवा हो, बिजली का बिल हो, कितना ग्रोथ हुआ इनके कीमतों में, उसके तुलना में अगर हम इसके फसलों का कीमत देखें तो इतना छोटा है। बहुत गैप हो गया है। किसानों को आय बढ़ने के बजाय और कम हो रहा है, क्योंकि एक तरफ उसका लागत बढ़ रहा है मगर फायदा नहीं निकल रहा है, दूसरे तरफ कभी ना कभी क्लाइमेट उस के सर पे ढो लेता है, साला फसल बर्बाद हो जाता है। तो इन सब बातों को देखते हुए कम से कम शासन की ओर से तो एक गारंटी चाहिए ना, क्योंकि वो अन्नदाता है। वो देश के सारे जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ आबादी का वो पेट भर रहा है। क्योंकि आपको परिस्थितियाँ मालूम है, देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे पास खाने को खाद्यान्न नहीं था, किसानों ने मेहनत किया, हरित क्रांति आई वही हरियाणा पंजाब से 1965 में, और तब से लेके अब तक हम आत्मनिर्भर हो गए खाद्यान्न के मामले में। कई खाद्यान्न हम फॉरेन में एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, निर्यात भी कर पा रहे हैं। तो ये सब किसके कारण हुआ? किसानों के कारण ना। तो किसानों को क्यों नहीं दिया जाए एमएसपी, और वो भी लीगलाइज करे एमएसपी को, कानून के क्षेत्र में लाया जाए एमएसपी को, कि इससे कम कीमत पर ना एपीएमसी खरीदेगा ना कोई प्राइवेट व्यापारी खरीदेगा। अगर खरीदते पाया गया तो उसको जेल में डाल दीजिए आप। तभी यहां पर प्रोडक्शन मिलेगा कंज्यूमर को, तभी यहां पर प्रोडक्शन मिलेगा किसानों को। नहीं तो किसानों के साथ साथ जो लास्ट कंज्यूमर होता है, जो भी उपभोक्ता होता है, वो भी मरने वाला है। क्योंकि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में हम हटा दिए, सीमा को हटा दिए। तो उद्योगपति या जिसके पास पैसा होगा वो बहुत भंडारण करेगा जब फसलें आएंगे, और एक निश्चित समय बाद बेच देगा जब कीमतें बढ़ेगी बाजार में। छोटा किसान तो अपना भंडारण नहीं करेगा, उसके पास तो 5 बोरी अनाज भी है तो 5 बोरी अनाज रखने को उसको घर में जगह नहीं है, या उसको नहीं कर सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। कोल्ड स्टोरेज और भंडारण की सुविधा बड़े बड़े लोगों के पास होंगे, और तब
जो चीज़ हम 50 रुपए के खरीद रहे हैं 150-200 रुपए का खरीदना होगा। तो ये समय नहीं आना चाहिए, हमको जागना होगा, हमको सपोर्ट करना होगा उन किसानों को। एमएसपी गवर्नमेंट ने देना चाहिए किसी भी कीमत में, कानूनी रूप से देना चाहिए। अभी इसमें कई लोग आप में से जो वीडियो देख रहे हैं ये बोल सकते हैं कि अभी तक तो एमएसपी नहीं मिला था, एमएसपी को कानूनी रूप नहीं मिला था, अभी क्यों? बहुत सारी चीज अभी तक नहीं हुआ था, मगर वक्त की मांग है। 2017 में तत्कालीन सरकार द्वारा नोटबंदी किया गया, जीएसटी लाया गया। जीएसटी पहले नहीं था मगर लाया गया क्योंकि वक्त का डिमांड था, वक्त का, समय का नजाकत था। तो इसका मतलब हम यहाँ ये तर्क नहीं दे सकते ये तो पहले नहीं था तो इसलिए अभी भी नहीं होगा। तो ये तो हमारे गलत मानसिकता को बताएगा या गलत मानसिकता को बयान करता है ये बातें, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सरकार किसी का भी हो, वो उसको उन लोगों ने ही बनाया है। सरकार लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, न कि सरकार ने लोगों को चुना है। और इस तरीके से किसानों के भावनाओं को इस बिल पर समझना होगा, इस बिल पर समझना होगा, इस बिल पर समझना होगा। देश को बचाना है। 25 दिन हो गए, दिल्ली के सारे क्षेत्र घिरे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर हो, अमुक बॉर्डर हो, तमुक बॉर्डर हो। सरकार अभी तक जो किसानों की मांग है उस पर संतोषजनक एक जो वार्तालाप होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। किसान अड़े हुए हैं कि तीनों बिल वापस लीजिए, उसके बाद में हम बात करने को तैयार हैं। सरकार चाहती है अभी भी कि कुछ बातों में हम संशोधन किया। अरे जब यही चीज़ें आप किसान संगठन से पूछकर एक ठंडे दिमाग से इस पर विचार करके पहले ही बनाते तो ये मामला क्यों होता? क्यों परेशान होते लोग? 2-3 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है और वहाँ लोग खुले आसमान में, अन्नदाता धरना दे रहा है। ये देश किसानों का है, ये देश जवानों का है, ये देश किसानों का है, ये देश जवानों का है और रहेगा भी। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये दोनों धुरा में से एक भी धुरा, एक भी पिलर्स को हम चोट करेंगे या एक भी पिलर को हम हटाने की कोशिश करेंगे या कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे तो इसका जो परिणाम होंगे वो कभी भी देश हित के लिए नहीं होंगे या समाज हित के लिए नहीं होंगे। तो हम सबको समझना होगा, हम सबको जानना होगा कि हमारा देश तभी बचेगा जब किसान बचेगा। हमारा देश, हमारा अर्थव्यवस्था तभी दौड़ेगा जब किसान दौड़ेगा। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।